हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस क्लास में, मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी इनके बीच में आपको रिलेशंस भी बताए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया था। आज मैं इसी चीज़ से आगे बढ़ूंगा और कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो, I'm starting from here. As we know, जैसे हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। क्या आपको ये चीज़ पता है? बिल्कुल सर, ये चीज़ें हमको बिल्कुल ही पता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा। अब डेल्टा H मतलब क्या? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा U मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। यही तो है? बिल्कुल सर, इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन था। अब देखो, दोनों के बीच में तो ये रिलेशन हो गया। अब दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? आपको एक चीज़ समझना होगा, इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, ये दोनों जो है ना बच्चों, वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दोनों क्या है बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को याद रखना। अब एक चीज़ समझने की बात है, अगर प्रोसेस अगर आपका साइक्लिक है, साइक्लिक अगर प्रोसेस है, तो आपको पता है कि भैया हम इधर से क्या, इधर आए और फिर इधर, इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन सेम, और ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच भी जीरो होता है और डेल्टा यू भी ज़ीरो होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये कुछ कोरिलेशंस हैं जो आपके आगे बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब जो है इन फॉर्मूलों का कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल जेई मेन में, निट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिकली हमें करना है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन लिए हैं। हमेशा ही आपने न्यूज़ में देखा होगा, जो सीबीएसई के कंडक्ट जो अभी जो नया रूल्स आए हैं, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन के नई गवर्निंग बॉडी बनी है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? आपने उनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उसमें उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है कि आपकी अगर सीबीएसई की थ्योरीज पे, एनसीईआरटी बुक्स पे बहुत अच्छी होल्ड है, पकड़ है, तो कोई भी कंपटीशन आपके लिए टफ नहीं होता, क्योंकि बेसिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल हमेशा ही, आपने देखा होगा, मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट करते धीरे धीरे आपके लेवल को मैं इंक्रीज करूंगा। तो चलो, जो मैंने पढ़ा है उस पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम करते हैं। चलो, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लूँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ऑफ कंबशन, द हीट ऑफ combustion of C6H6 in a bomb calorimeter, in a bomb calorimeter that is constant volume, that is constant volume, was found to be 3263.9 kilojoule per mole, okay, at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट, ठीक है, क्वेश्चन आप साथ में करते रहो। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन at constant pressure। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, if water vapor is assumed to be perfect gas, again I am repeating, if water vapor is assumed to be perfect gas, then molar enthalpy change at 1 bar and 100 degree Celsius is
41 किलो जूल पर मोल. ओके, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज. व्हाट आई एम टेलिंग, calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized. When 1 mole of water is vaporized at 1 bar and 100 degree Celsius. Okay, दूसरा पार्ट क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस. पहले ये दोनों क्वेश्चन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया होगा बच्चों. वेट फॉर अ मोमेंट, मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, मूविंग ही है. अब इस क्वेश्चनों को एक बार समझो क्या क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो क्या कहता है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 मतलब क्या, बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 3263.9 किलो जूल पर मोल. ओके, बहुत अच्छी बात है. कहता है एट 25 यानी जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 25 डिग्री सेल्सियस यानी क्या 298 केल्विन. बहुत अच्छा. कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर. क्या पूछा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी आपको क्या ढूंढना है बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू ढूंढनी है. यही तो करना है. चलो, हमें पता है एज वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. बिल्कुल सही बात है. चलो, डेल्टा यू के जगह हमने पुट कर दिया 3263.9. ओके, डेल्टा एन जी क्या हमें पता, मेरी रिएक्शन तो पता ही नहीं है. आर की वैल्यू तो सबको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. किलो में बदल दो. देखो एक चीज़, यहाँ किलो जूल है तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू जूल में नहीं किलो जूल में लोगे. बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं, इसको किलो जूल में लेते हैं और इसको जूल में. अगर आपने इसको जूल में लिया है तो इसको भी जूल में बदल दो. दो चीज़ें होंगी, या तो किलो जूल सारे किलो जूल या तो सारे जूल. और टेम्परेचर कितना है बच्चों, 298 केल्विन है. बहुत अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, डेल्टा एन जी. जब भी डेल्टा एन जी मिसिंग है दैट मीन टू से हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या बोला, हीट ऑफ कंबशन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सबको पता है क्या बनता है, CO2 प्लस H2O और साथ में क्या निकलती हैं, हीट प्लस एनर्जी. क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, बैलेंस कर दूं. कार्बन कितनी बार है, 6 टाइम्स, लगा दो 6. हाइड्रोजन कितनी बार है, 6 टाइम्स, लगा दो यहाँ पे 3. अब करो 6 12 12 3 15 हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया. अब अगर इसमें आपको पूछा जाए कि भैया बताओ डेल्टा एन जी, तो क्या हम इस जगह पे डेल्टा एन जी नहीं ढूंढ सकते हैं क्या, बिल्कुल. आपको पता है ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है और ये लिक्विड. बहुत जगह पे मेंशन कर देते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में नहीं है, लिक्विड के फॉर्म में है. कोई प्रॉब्लम वाली बात है, कभी अगर वाटर वेपर के फॉर्म में हो जाएगा तब इसके मोल को भी लेना है. अब डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, गैसियस 6 माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 15/2 यानी क्या हो जाएगा 12 माइनस 15/2 यानी -3/2. क्या नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, बिल्कुल. ये -3/2 अगर हमने यहाँ पुट कर दिया तो विल वी गेट द आंसर, यस डेफिनेटली विल गेट द आंसर. बार बार मैं कहता हूँ कभी कभी क्वेश्चंस में वाटर को लिक्विड में मानते हैं, कभी कभी वेपर में मानते हैं. जब वाटर को वेपर में माने तो याद रखना इसके नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इस क्वेश्चन में इस तरह की कोई मेंशनिंग नहीं है तो इसलिए मैंने वाटर को क्या ले लिया, लिक्विड के फॉर्मेट में ले लिया है. चलो बच्चों, मैं अब इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं. अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की. देखो तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस. वाटर वेपर को बोल दिया है क्या है, ये परफेक्ट गैस है. मोलर इंथैल्पी चेंज एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल. यानी क्वेश्चन में आपका गिवन है कि भैया डेल्टा एच इज इक्वल टू गिवन है 41 किलो जूल पर मोल. ओके, और प्रेशर कितना 1 बार और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस यानी मतलब क्या
373 केल्विन। ओके, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या हमें ढूंढना है? डेल्टा यू की वैल्यू हमें ढूंढनी है। एम आई राइट? यस सर। कहता है इफ when 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज एट 1 बार, 1 मोल ऑफ वाटर क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। ठीक है, यानी जो पहला पार्ट है उसको कैसे मतलब दिया हुआ है, H2O लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू H2O वेपर, यानी गैस के फॉर्मेट में। यही तो हो गया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जब ये सिचुएशन दिया हुआ है आपके, तब आपको बोलता है डेल्टा यू बताओ। अभी आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आर की वैल्यू सबको पता है, टेम्परेचर भी पता है, डेल्टा यू निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब मैं लिख दूं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है बच्चों? 41 है। डेल्टा एन जी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से देखो ये वेपर यानी गैस है, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट मतलब 1, और लिक्विड का तो 0 लेंगे तो 1। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या मैं यहाँ 1 लिख लूँ? बिल्कुल। आर की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर क्या हो गया? 373 केल्विन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ क्या? विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। चलो अब इसका दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है? इसका दूसरा पार्ट गिवन है when 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। इस बार वाटर क्या हो गया? कन्वर्टेड इनटू आइस हो गया, यानी H2O जो है आपका क्या है? लिक्विड के फॉर्मेट में है। अब ये क्या बन गया? सॉलिड के फॉर्मेट में। तो इस केस में आपको पता है डेल्टा एन जी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया ये भी सॉलिड ये भी लिक्विड, भैया माइनस डेल्टा एन जी का गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो है ही नहीं, यानी ऑलमोस्ट नो चेंज इन वॉल्यूम, ऑलमोस्ट वॉल्यूम नेग्लिजिबल ही हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होगा? दोनों सेम हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा टफ ये नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो। चलो मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस चीज को समझो। वेट फॉर अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पुल is covered with a film of water weighing about 18 gram, how much heat must be supplied, to evaporate this water at 298 Kelvin. Okay, क्या given है? To evaporate this water at 298 Kelvin. Calculate the internal energy. Of vaporization at 100 degree Celsius. What is given here? That is calculate the internal energy of vaporization at 100 degree Celsius. अब आपको दिया हुआ है डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है 40.66 किलो जूल पर मोल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये कब? 373 केल्विन पे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द
फॉर द रिएक्शन ए लिक्विड से किस में बन गया, ए गैस में एट 373 केल्विन। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा वेपराइजेशन H इज़ 40.66 किलो जूल पर मोल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन जो है बच्चों कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन था और इसी का ही जस्ट फोटोकॉपी है ये क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का फोटोकॉपी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का था। अब देखो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा के इसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके कंपटीशन में दे दिया। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल देते हैं और हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। A swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 ग्राम, यानी उसके बॉडी के अंदर वाटर है जो कितना ग्राम है, वो 18 ग्राम है। ठीक है, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवापोरेट दिस एट 298 केल्विन। तो बोलता है कि भैया कितना हीट सप्लाई करोगे जिससे कि ये इवापोरेट हो जाए, यानी H2O लिक्विड किस में बदल जाएगा, H2O वेपर में। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब 18 ग्राम है तो ये भी 18 ग्राम बनेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब आपको पता है 18 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 18/18 यानी 1 मोल। तो भैया यहाँ पे मतलब 18 ग्राम मतलब क्या भैया, इधर भी 1 मोल और इधर भी आपका क्या 1 मोल ही तो है। चलो अब बोलता है हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड, कैलकुलेट द हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा है? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलो जल्दी बता दो, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है और आपको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है क्या बच्चों? बिल्कुल, हमें पता है डेल्टा H गिवन है तो हम डेल्टा U इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT। डेल्टा H क्या गिवन है देखो क्वेश्चन में, 40.66 गिवन है। एम आई राइट? यस, इट इज गिवन हियर 40.66 माइनस डेल्टा NG क्या होगा, ये जो चीज़ है। चलो डेल्टा NG, चलो डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा 1, यही तो वेपर में है तो लिक्विड में है ना। चलो 1 इंटू R की वैल्यू क्या करोगे, 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 और टेम्परेचर कितना है भैया, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 डिग्री। तो क्या हमारा डेल्टा U का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा क्या बच्चों? बिल्कुल, देखो कितना आसान क्वेश्चंस है और इसी सिमिलर क्वेश्चंस का ये गिवन है, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 377। ये कंपटीशन में आया हुआ था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इज सो मच इजी, अगर आपके पास कमांड है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं बच्चों। चलो मैं इसको रब करता हूँ और हम लोग आगे के टर्म की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है बताओ? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी और एनी सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब सपोज करो, और इसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू होता है MS डेल्टा थीटा। अच्छा, डेल्टा थीटा मतलब समझते हो बच्चों? M मतलब क्या, मास ऑफ द सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको, मास ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिजिक्स में इसको और डिटेल में पढ़ोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा थीटा मतलब बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। चलो
अब अगर आपसे कोई पूछे कि हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना, तो सब्सटेंस का या तो मास गिवन होगा या सब्सटेंस का क्या गिवन होगा, मोल गिवन होगा। तो हीट कैपेसिटी भी दो तरह की होती है। पहला हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा होता है बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी, याद रखना। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। क्या बोला मैंने, हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? हीट कंटेंट हीट कंटेंट क्या समझ में आया? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। इफ मास इज गिवन दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोल इज गिवन दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। अब व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। Q इज इक्वल टू क्या, हीट होता है। अब अगर मोलर दिया है तो क्या लिखते हैं, NCM डेल्टा थीटा। CM मतलब क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। S मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब आपको पता है ये जो Q है वो क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। ये Q क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट है। कौन सा पाथ फॉलो किया उस पे डिपेंड करेगा। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है CM या और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये भी क्या होगा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा जो पाथ को डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो हम लोग लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसी को हम लोग लिखते हैं CVM, या इसी को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो CV। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। दूसरा होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी को हम लोग लिखते हैं CPM, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं CP। क्या कोई प्रॉब्लम? यानी हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। मास की बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोल की बात करें तो मोलर हीट कैपेसिटी। इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है क्योंकि आपको पता है ये भी पार्ट डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये हो सकता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर मोलर की बात करें तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यानी इन्हीं दोनों पे बेसिकली हमारे आपके बुक में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिए होंगे और इस पे चर्चा कर रहा है। तो हम लोग बात करते हैं CV की, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of a substance through 1 degree at constant volume is known as molar heat capacity at constant volume। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब हमको इस चीज़ को आगे आपको समझ में? बिल्कुल। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया CP क्या है, CP क्या है? CP is equal to molar heat capacity at constant pressure, that is the heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius at constant pressure is known as molar heat capacity at constant, जल्दी बता दो, molar heat capacity at constant what? प्रेशर। तो ये दोनों पे आपका न्यूमेरिकल आएगा और इस पे रिलेशन होता है, सबको पता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, और फॉर n मोल ऑफ अ गैस क्या लिखते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? जल्दी बता दो। अच्छा,
हीट कैपेसिटी, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, हीट कैपेसिटी को सिंबलाइज कैसे करते हैं जल्दी बता दो। हीट कैपेसिटी को कुछ भी लिख दो, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt, या इसी को लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अगर इसमें आपका प्रेशर और वॉल्यूम ले लें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा QP अपॉन डेल्टा T, और अगर वॉल्यूम लिए तो डेल्टा QB अपॉन डेल्टा T। ये इस तरीके से हीट कैपेसिटी का आपका सिंबलाइजेशन होता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब आपको पता है, याद करो, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H, सॉरी, डेल्टा E इज इक्वल टू, या इसी को, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, समझ जाना। अब हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, जल्दी बता दो। डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस या प्लस PV, होता है क्या? यस। और इसी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो समझ के, हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। क्या ये होता है क्या, जल्दी बता दो, होता है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो, इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अब आपको पता है कि भैया डेल्टा NGRT, समझना मेरी बात, ये वाला जो होता है इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना P डेल्टा V, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। और आपको पता है वॉल्यूम मैंने क्या बोला, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से। यस, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। जब ये डेल्टा V जीरो हो जाएगा, या तो इस फॉर्मेट पे बना लो, और क्योंकि ये तो रिलेशन है, या तो सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मेट पे भी आप बना सकते हो। क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, होता है क्या? जब डेल्टा V जीरो है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और Q वॉल्यूम है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ गया, QV, हो गया क्या? बिल्कुल। अब इसको dt से डिवाइड कर दिया, तो ये जो डेल्टा QV अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी यही तो हुआ डेल्टा U यानी QV अपॉन dt, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट CV इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, यानी du अपॉन dt, यानी जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इसको थोड़ा सा अगर समझने में कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार और आपको मॉडिफाई कर देता हूं, जिससे आपकी इजीली आ जाएगी। आपको पता है हीट कैपेसिटी को क्या लिखते हैं, dQ अपॉन dt, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, CV इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू डेल QV अपॉन डेल T, बिल्कुल लिख सकते हो, यही तो होता है। चलो, अब अगर पूछे कांस्टेंट प्रेशर की, तो CP इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल Q अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल QP अपॉन डेल T। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं ना। अब QB इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं DU अपॉन DT। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। और CP इज इक्वल टू QP की जगह क्या लिख सकते हैं, DH अपॉन DT लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। लो, ये दोनों आ गया, CV इज इक्वल टू DU अपॉन DT और CP इज इक्वल टू DH अपॉन DT। क्या कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। मैं इस तरफ से आ जाता हूँ, डायरेक्ट भी क्या हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब आपको पता है भैया, क्या पता है जल्दी से बता दो। अगर मैं बात करूं
H इज इक्वल टू होता है U प्लस PV, होता है क्या? होता है ना, बिल्कुल। H इज इक्वल टू होता है PV। अगर फॉर 1 मोल ऑफ गैस की बात करूं तो PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT होता है क्या? बिल्कुल। तो H इज इक्वल टू अपन लिख दो U प्लस RT। चलो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, ठीक है। अब आपको पता है डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होता है? CP इज इक्वल टू क्या होता है? CB प्लस R। और डेफिनेशन क्या आ गया? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये किसके लिए आ जाएगा? फॉर 1 मोल के लिए। कितने मोल के लिए आ गया? फॉर 1 मोल के लिए आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर n मोल के लिए क्या होगा तो जल्दी बता दो बच्चों। फॉर n मोल के लिए बच्चा आ जाएगा Cp माइनस CV इज इक्वल टू NR। ये याद रखना। अब मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दिया और इजीली बता दिया ताकि न्यूमेरिकल आप इजीली बना लो। अब इसका डिटेल जब मैं बताऊंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाऊंगा। Cp अपॉन CV इज इक्वल टू गामा एटोमिसिटी ऑफ गैस। ये डिटेल अलग सेक्शन में लूंगा जहां मैं डिग्री ऑफ, तब ये चीज़ें फिर आएंगी और उसको मैं हाई लेवल यानी एडवांस लेवल तक ले जाके पढ़। अभी के लिए बहुत इजीली मैंने बता दिया जो आपके लिए बहुत काम आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, बहुत अच्छा। चलो मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और आगे बढ़ जाते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब मैं नया टॉपिक जो है अच्छा, पहले तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन से एक बार देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड। क्या बोला मैंने? कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ओके, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन। समझना मेरी बात बच्चों, क्या बोला मैंने? कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस if specific heat capacity of iron is 0.45 जूल पर डिग्री सेल्सियस एंड पर ग्राम। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इसी का दूसरा पार्ट आप देख लो। इसका दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट मास ऑफ गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.13 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम कैन बी हीटेड थ्रू द same temperature difference. Okay, can be heated through the same temperature difference when supplied with same amount of energy in A। जो ए में जो एनर्जी निकलेगी वो इसी में सप्लाइड हो गया। चलो इस क्वेश्चन को देख लो, आपने इजीली समझ लिया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम। अच्छा, मास दिया हुआ है तो आपको पता है जब मास दिया हुआ होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा या डेल्टा T, यही तो लगाते हैं। बिल्कुल। m कितना है? 10 ग्राम। चलो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है आपकी बच्चों? जल्दी बता दो। 0.45। ओके, बहुत अच्छी बात है। पर डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर को केल्विन में बदलने की तो जरूरत है नहीं। डेल्टा थीटा क्या होगा? 500 माइनस 25। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई 475। ये यहाँ आ गया
और ये 0 कैंसिल, 45 इंटू 475 अपॉन 10, यही तो Q की वैल्यू हो गई। बिल्कुल, चलो ये जब आपकी Q की वैल्यू हो गई तब आपका क्या आ गया, आपका ये जूल में आ गया Q। अब कहता है कि वाट मास, सेकेंड पार्ट, वाट मास ऑफ गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.13 कैन बी हीटेड टू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन सप्लाइड विथ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वाह, ये ए पार्ट हो गया। अब आपको पता है, फिर से फॉर्मूला लिखोगे, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। इस बार m नहीं पता, Q तो यही वैल्यू होगी, Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 45 मल्टीप्लाई 475 डिवाइडेड बाय 10। m नहीं पता, s कितना दिया हुआ है, 0.13 दिया हुआ है क्या, बहुत अच्छी बात है। और डेल्टा थीटा सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस क्या, 475। क्या हम इसको सॉल्व करके m की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हैं क्या, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। सो इट्स सो मच ईजी, ज़्यादा टफ नहीं होते क्वेश्चंस। अगर इफ़ यू हैव अ कमांड ओवर द थ्योरी देन यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो बच्चों समय हो चुका है, मैं नेक्स्ट इस पे आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट क्लास में मैं वर्क डन के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसको किस तरीके से हम रिलेट करते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो और अच्छे तरीके से इन पे होल्ड करो। सो आबाद रहो, खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।